Good morning students and my dear friends, today is 7th of September 2023 Thursday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज वर्क गिव्स यू मीनिंग एंड पर्पस एंड लाइफ इज एम्प्टी विदाउट इट। आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 20 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 14 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, ग्रिड स्केल बैटरीज गेट ₹3,760 करोड़ VGF। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल 3,760 करोड़ का वायबिलिटी गैप फंड अप्रूव किया है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जो कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड हैं। तो बेस के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूनियन कैबिनेट ने 3,760 करोड़ का वायबिलिटी गैप फंड ग्रांट जो है वो कल अप्रूव कर दिया है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, जहाँ पर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी प्रोड्यूस करी जा रही हैं, उनको एनर्जी स्टोरेज करने के लिए बूस्ट मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्शन करेंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि अगर आपने एनर्जी सेक्टर में, स्पेशली चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे कोल बेस्ड एनर्जी हो, अगर आपने एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट किया एंड यू आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, तो जो डिमांड है इंडिया में वो पावर की, वो फ्लैक्चुएट भी करती है। तो कभी कभी पावर जनरेशन ज़्यादा चाहिए होता है, कभी कभी पावर जनरेशन कम चाहिए होता है। हालांकि अगर आपने एक बार जनरेशन की कैपेबिलिटी स्टैब्लिश कर दी है तो उसको बार बार कम ज़्यादा कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो उसके जो एक्सेस एनर्जी होती है वो बैटरीज में स्टोर कर दी जाती है और जब डिमांड पिकअप करती है तो वही एक्सेस एनर्जी बैटरीज से ग्रिड में पास कर दी जाती है। तो एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए, सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए प्रॉपर बैटरी एनर्जी सिस्टम और प्रॉपर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए गवर्नमेंट ने ये वायबिलिटी गैप फंड जो ग्रांट है ये अप्रूव किया है। एंड अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू 40%। 40% का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। 40% किसका? जितने भी जो कैपिटल कॉस्ट लग रही है बेस्ट प्रोजेक्ट्स में, उस कैपिटल कॉस्ट का अप टू 40% जो है वो गवर्नमेंट बेयर करेगी किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के फॉर्मेट में, जिससे कि इस पर्टिकुलर कैपिटल इंटेंसिव बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बूस्ट मिल सके। जनरली अगर हम देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे वो बैटरी स्टोरेज सिस्टम हो, दे आर मोस्ट कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर। इनिशियली बहुत ज़्यादा कैपिटल रखता है और कई बार कंपनीज के पास उतना कैपिटल अवेलेबल नहीं होता और इसी वजह से जो कंपनीज हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बैटरी स्टोरेज सिस्टम में इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं। और इसी लैक ऑफ कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए, लैक ऑफ कैपिटल को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने वायबिलिटी गैप फंड स्कीम जो है वो लॉन्च करी और इसके तहत 40% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट के फॉर्म में देगी, जिससे आने वाले फाइनेंशियल ईयर 31 तक अप्रॉक्सीमेटली 4,000 मेगावाट आवर्स की जो एनर्जी कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो डेवलप होगी। तो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट वेडनेसडे को लाया गया है उसके अकॉर्डिंग इस स्कीम का सीधा सीधा पर्पस यही है कि जो लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज है उसको रिड्यूस करना और स्टोरेज ऑप्शंस को, स्टोरेज बिजनेस को वायबल बनाना, जिससे कि पीक पावर डिमांड मैनेज करने में इंडिया को हेल्प रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि इंडिया में वैसे तो अगर डिमांड नॉर्मल है या बहुत ज़्यादा है, बहुत कम नहीं है, तो एनर्जी जो जनरेशन है वो सही हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एनर्जी क्राइसिस देखने को नहीं मिलती। एनर्जी क्राइसिस इंडिया में कब जनरेट होती है? जब हमारी पावर डिमांड जो है वो पीक पर पहुँच जाती है। और वो कब पीक पर पहुँचती है? जब इंडिया में समर सीजन होता है। तो उसी बेसिकली जो फ्लैक्चुएशन है डिमांड में, उसी के अकॉर्डिंग ग्रिड सिस्टम को मैनेज करने के लिए स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी एस्टिमेट्स LOC एज इट इज लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज इज करेंटली 10 रुपी टू 11 पर किलोवाट और इसको रिड्यूस करना चाह रही है गवर्नमेंट इस वायबिलिटी गैप फंड्स के थ्रू ₹5.50 टू 6.60। तो एनर्जी स्टोरेज और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, कैपेसिटी इन्हेंसमेंट के लिए गवर्नमेंट ने वायबिलिटी गैप फंड 3,760 करोड़ का अप्रूव किया है। एंड अंडर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिस्टर अनुराग ठाकुर एंड यूनियन मिनिस्टर मिस्टर अनुराग ठाकुर
नई जानकारी दी है कि जो ये वायबिलिटी गैप फंड स्कीम है, इसके तहत जो मनी डिसबर्स किया जाएगा वो 5 फेजेस में किया जाएगा और ये कई सारी स्टेजेस के इम्प्लीमेंटेशन से लिंक्ड होगा। इट मीन्स परफॉर्मेंस बेस्ड डिसबर्समेंट होगा इस पर्टिकुलर स्कीम का और ग्रांट का। और इससे गवर्नमेंट को और इंडिया को क्या हेल्प मिलेगी? जो हमारा टारगेट है कि 2030 तक हमारी जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 50% जो है वो हमारा रिन्यूएबल और नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आना चाहिए। तो 2030 तक हमने टारगेट रखा है कि 50% जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से या नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से पूरी होगी। तो डेफिनेटली ये जो बेस्ट का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने इसके लिए जो ग्रांट जो VGF लॉन्च किया है, ये इस टारगेट को हेल्प करने में, टारगेट को फुलफिल करने में हेल्प करेगा। और फिलहाल के लिए 100% सेंट्रल ग्रांट है। इट मीन्स स्टेट से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाएगा इस स्कीम के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लान अंडर VGF जो कि वेरियस स्टेजेस में इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो 2027, 2028, 2029, 30, 31, 32 तक कितना डिसबर्समेंट होगा, कितना एस्टिमेटेड फंड रिक्वायरमेंट होगी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के तहत, उसका नंबर दिया हुआ है। और एस्टिमेटेड बेस्ट कैपेसिटी रिक्वायरमेंट कितनी होगी डिफरेंट ईयर में, उसका नंबर दिया। डेफिनेटली आपको ये स्टैटिस्टिक्स याद करने की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। G20 समिट टू डेवलप रोड मैप फॉर क्रिप्टो रूल। पिछले 2-3 एनालिसिस में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि G20 में इस बार जो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जो फाइनेंस डिप्यूटीज की जो मीटिंग हुई उसमें जो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, दैट इज क्रिप्टो असेट और दूसरा डेट क्राइसिस। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार जो G20 लीडर्स की जो समिट हो रही है न्यू दिल्ली में इस वीक, उसमें क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन को लेकर के कई सारे बिल्डिंग ब्लॉक या जो इंपॉर्टेंट रूल हैं, नॉर्म्स हैं, वो फाइनलाइज कर दिए जाएंगे। वाइल अ पेपर ऑथर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विल ऑफर नेशन अ रोड मैप फॉर रेगुलेटिंग द क्रिप्टो करेंसी। जो ये पेपर सर्कुलेट हुआ है, इस पेपर के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो रिसर्च पेपर सर्कुलेट हुआ है जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी FSB और IMF ने ज्वाइंटली पब्लिश किया है और इसको इस समिट में सर्कुलेट भी किया जाएगा। तो इसमें कई सारे रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं, रोड मैप दिए हुए हैं, जैसे कंट्रीज़ जो हैं वो डिफरेंट G20 कंट्रीज़ जो हैं वो इस रोड मैप को समझ सकते हैं और कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं। इंडिया बहुत एग्रेसिवली इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को परस्यू कर रहा है कि G20 नेशन में जब इंडिया की प्रेसिडेंसी में क्रिप्टो असेट को लेकर के एटलीस्ट कुछ रूल्स, कुछ नॉर्म्स जो हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो हैं, गाइडलाइंस जो हैं, रेगुलेशन जो हैं वो थोड़ा सा फॉर्मुलेट हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में ये एक बहुत बड़ी सक्सेस माइलस्टोन के फॉर्म में होगा। तो इसीलिए जो सिंथेसिस पेपर पब्लिश किया गया है उससे कई सारे इश्यूज पर क्लैरिटी भी मिलेगी और हो सकता है कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स को लेकर के, डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर के एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है बहुत जल्द ही डेवलप किया जाए। हालांकि अभी तक अगर हम देखें तो G20 मेंबर स्टेट्स हैव नॉट बीन एबल टू एग्री ऑन कॉमन स्टेटमेंट ऑन वेरियस इशूज़। बहुत सारे इशूज़, स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर का जो इशू था उस पर भी कोई कंसेंसस नहीं बनी। तो अभी तक कोई फाइनलाइज ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया है। इवन जो फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस डिप्यूटीज़ की, सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स की जो मीटिंग हुई है उसमें भी कोई ऐसा ज्वाइंट स्टेटमेंट पब्लिश नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि G20 कंट्री मेंबर कंट्रीज जो हैं वो भी किसी एक भी इशू पर कॉमन कंसेंसस पर नहीं पहुंचे हैं। एंड दैट इज़ वाई इंडिया वॉन्ट्स टू परस्यू, और इंडिया इज एक्चुअली परस्यूइंग दिस क्रिप्टो रूल और क्रिप्टो असेट रेगुलेशन। लेट अस सी कि इंडिया को कितनी सक्सेस मिलती है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की आर्टिकल नंबर 1 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। और कल की तरह आज भी पेज नंबर 4 पर G20 समिट से रिलेटेड ही न्यूज़ है। सारी न्यूज़ हम कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है। मस्ट अपोज माइट इज राइट कल्चर PM। अगर हम इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की बात करें तो उसका एक जो बहुत ही पेक्यूलियर या जो डिफरेंट एस्पेक्ट है वो ये कि इंडिया ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी में कई सारे डेवलप कंट्रीज़ को साथ बुलाया है, उन्हें एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है और उनसे उनके कंसर्न जो हैं वो पूछे हैं, उनके चैलेंजेस को रेस किया है, उनकी वॉइस को रेस किया है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पर डेवलप कंट्रीज़ के कंसर्न को, उनके चैलेंजेस को, उनके इशूज़ को ज़्यादा रेस किया जाता है, ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, जबकि ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनके इश्यूज़ हमेशा उतना प्रायोरिटी में नहीं रहते हैं। तो ये तो एक बात रही इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की। इसके अलावा ये न्यूज़ में क्या है, इस न्यूज़ में दिया गया है कि जो G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 लीडर की जो समिट होने वाली उसके पहले ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल के एक इंटरव्यू में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने बोला है कि वर्ल्ड को अब इस माइट इज़ राइट कल्चर को अपोज करना चाहिए।
ये किस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में कहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने? नेचुरल रिसोर्स के डिप्लीशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के। इट मीन्स हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बोला है कि इट इज़ अ हाई टाइम वर्ल्ड को, नॉट ओनली डेवलपिंग कंट्रीज बट ऑल्सो डेवलप्ड कंट्रीज नीड टू अंडरस्टैंड, need to recognize that shared prosperity through optimum utilization of resources is the only way forward। ऐसा नहीं है कि डेवलप कंट्रीज जितना चाहें उतना रिसोर्स, मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन करें और जो रिमेनिंग ओनर्स है वो डेवलपिंग कंट्रीज पर डाल दें उनके डेवलपमेंट प्रोसेस को हॉल्ट अप करके। क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना सभी कंट्री की, हर एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी तभी होगी जब सारे कंट्रीज यूनानिमसली इस इशू पर काम करेंगे। अगर कुछ कंट्रीज का अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन को लेकर के, उसके यूटिलाइजेशन को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, अगर उनका अप्रोच इनवर्ड लुकिंग होगा तो डेफिनेटली जो इंडिया ही नहीं, जो ग्लोबल लेवल पर इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज ही इन सारे इस अप्रोच से इम्पैक्ट करेंगे, डेवलप कंट्रीज का पर भी इस नेगेटिव अप्रोच का इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड दैट इज वाई इट इज़ अ टाइम दैट कंट्रीज शुड रिकॉग्नाइज दैट द शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इज द ओनली वे फॉरवर्ड। ऐसा नहीं है कि हम डेवलप हो जाएं और मदर कंट्रीज़ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, क्योंकि अगर एक वर्ल्ड का अगर एक पार्ट डेवलप नहीं हो रहा है तो जो दूसरा पार्ट है, जो प्रॉस्पेरस है, जो डेवलप है, ऐसा नहीं है कि उसके इम्पैक्ट से अछूता रह जाएगा। तो नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ कंट्रीज़ को ग्लोबल इंटरेस्ट पर भी ध्यान देना चाहिए और कोलैबोरेशन, क्लोज रिलेशनशिप बना करके कई सारे इश्यूज़ पर, जो सर्टन इश्यूज़, जो चैलेंजिंग इश्यूज़ हैं, उन पर काम करना चाहिए। हाउएवर अ कॉमन फैक्टर इज दैट both such countries have strong ties with India. So these are the specific word by our Prime Minister। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि इसी के साथ एसोसिएटेड है, G20 समिट से ही रिलेटेड है। यूक्रेन वॉर मेन इशू एट G20 समिट, EU ऑफिशियल्स। तो जो अभी G20 लीडर्स की समिट होने वाली है इस वीक लेटर, उसमें जो EU के ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि यूक्रेन वॉर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फाइनेंशियल इशूज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इशूज़ को ही डिस्कस करेंगे। यूक्रेन वॉर विल बी इन एवरीबॉडीज माइंड, सबके दिमाग में रहेगा और मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। हालांकि यूरोप और यूएसए जैसे कंट्रीज चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर जैसा इशू जो है वो डिस्कस किया जाए। हालांकि इंडिया एज ऑफ नाउ इस पर थोड़ा सा न्यूट्रल है। इंडिया बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर इशू पर फोकस नहीं कर रहा है। इंडिया का मानना है कि जो अदर चैलेंजिंग इश्यूज़ हैं उन पर ज़्यादा डिस्कशन हो। तो फिलहाल के लिए EU का ये अप्रोच है कि वो चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर फोरम को एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ किया जाए यूक्रेन वॉर को डिस्कस करने के लिए। लेट अस सी कि इंडिया क्या अप्रोच अडॉप्ट करता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। नथिंग अनयूजुअल, जयशंकर ऑन जी पुतिन मिसिंग G20 समिट। तो G20 समिट में ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग और उनके रशियन काउंटर पार्ट पुतिन, वो स्किप कर सकते हैं G20 लीडर की मीटिंग। और उसको लेकर के जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि ये कोई बहुत अनयूजुअल नहीं है और ये जो मिसिंग प्लेस है, यानी जो रशिया और चाइना जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया के अपने रिलेशन अच्छे हैं। दिस न्यू दिल्ली हैज़ नथिंग टू डू विद दिस एब्सेंस, और ये जो एब्सेंस है दिस इज बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। कॉन्फिडेंट ऑफ स्ट्राइकिंग अ मॉडर्न फॉरवर्ड लुकिंग FTA सोनक। तो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर ऋषि सोनक, उन्होंने वेडनेसडे को बोला है कि वो इंडिया और UK के बीच में जो FTA नेगोशिएट हो रहा है उसको लेकर के ऑप्टिमिस्टिक हैं। हालांकि बहुत सारे अभी ऐसे टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इश्यूज़ हैं जिनको अभी डिस्कस करना है, जिन पर एग्रीमेंट होना बाकी है और उन पर एग्रीमेंट, डिस्कशन, नेगोशिएशन डेलिब्रेशन होने के बाद ही ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया के साथ ये फाइनलाइज होगा। बट ही इज कॉन्फिडेंट एनफ कि जो भी फाइनल आउटकम आएगा वो कॉम्प्रिहेंसिव होगा, फॉरवर्ड लुकिंग होगा और एक मॉडर्न डील होगी जिसमें दोनों ही साइड को बेनिफिट होगा, दोनों ही साइड को अपने एम्बिशंस को पूरा करने में हेल्प मिलेगा, अपने ट्रेड को डबल करने में, 2030 तक अपने ट्रेड को डबल करने में हेल्प मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो FTA हम साइन करेंगे वो किसी एक कंट्री के बेनिफिट के लिए होगा। तो एक एक्सक्लूसिव ईमेल इंटरव्यू था PTI के साथ, जहां पर उन्होंने बताया कि जो ट्रेड डील इंडिया और UK नेगोशिएट कर रहे हैं उससे कितने प्रॉस्पेक्ट हैं, जो कई सारे कंटेंशियस इश्यूज़ हैं MSMEs को लेकर के, इंडियन एक्सपोर्टर्स को लेकर के, कैपिटल लेबर मूवमेंट को लेकर के,
वाइन को लेकर के, उन सारे इश्यूज़ पर अभी फ़िलहाल के लिए डिस्कशन बाकी है। हालांकि ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कंट्रीज़। और अगर ये ट्रेड डील टाइमली फाइनलाइज हो जाती है तो डेफिनेटली यूके विल बी द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री दैट इंडिया हैज़ नेगोशिएटेड अ फ्री ट्रेड डील विद। सो लेट अस सी कि कब तक ये डील फाइनलाइज होती है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। LIC may need 5 years after 27 to comply with float norms। LIC stands for लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 5 साल और चाहिए होंगे। किस लिए चाहिए होंगे? टू कंप्लाई विद मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग ऑफ 25% एंड बियॉन्ड। तो अभी जो करंट एग्जेम्प्टेड टाइमलाइन है 2027, उसके बाद LIC को 5 साल और चाहिए होंगे। जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म है 25% का, उसको फुलफिल करने के लिए, ऐसा मानना है हमारे एक्सपर्ट्स का और फाइनेंस मिनिस्ट्री का। तो LIC के रोड मैप को लेकर के, LIC के फ्यूचर स्टेक डाइल्यूशन को लेकर के, करंट नॉर्म्स को लेकर के, पब्लिक फ्लोटिंग से रिलेटेड और जो चैलेंजेस हैं उससे लेकर गवर्नमेंट के जो सोर्सेज हैं उन्होंने इस मैटर को शेयर किया। और उनका कहना है कि फ़िलहाल के लिए जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, दैट इज ऑन रोड मैप फॉर मिनिमम शेयर होल्डिंग MPS। और उसको लेकर के अगर हम देखें कि LIC कब इस पर्टिकुलर नॉर्म को फुलफिल करेगा तो डेफिनेटली इट विल रिक्वायर मच मोर टाइम। करंटली गवर्नमेंट की होल्डिंग कितनी है? 96.5% की गवर्नमेंट की होल्डिंग है LIC में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट ने प्लान कर रखा है कि LIC का फेजेस में, ट्रांचेस में LIC में जो स्टेक है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट उसको डाइल्यूट करेगी स्मॉलर पोर्शन में। और हालांकि कब गवर्नमेंट ये फर्दर डाइवेस्टमेंट करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, ये मार्केट सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अभी फिलहाल के लिए ग्लोबल स्लो डाउन चला और कई सारे नेगेटिव डोमेस्टिक फैक्टर की वजह से गवर्नमेंट ने ये डाइल्यूशन की और स्टेक सेलिंग की जो प्रोसेस है इसको होल्ड कर रखा है। और इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग अभी फ़िलहाल के लिए 2027 के बाद इवन 5 साल और चाहिए होंगे 25% की रिक्वायरमेंट को, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25%। अभी फ़िलहाल के लिए देखा जाए तो 96.5% गवर्नमेंट होल्ड करती है, रिमेनिंग पब्लिक के पास है। 25% के टारगेट पे पहुंचने के लिए अभी फिलहाल के लिए 5 साल और गवर्नमेंट को लग सकते हैं। सो दिस इज द फ्यूचर प्लान अबाउट LIC। गवर्नमेंट लाइकली टू सेल इट्स स्टेक इन ट्रांचेस, डाइल्यूट स्मॉलर पोर्शंस। तो स्मॉलर पोर्शंस में छोटे छोटे पोर्शन, जैसे अभी गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 4% का स्टेक जो है वो डाइल्यूट किया है, फिर ऐसे ही 5% का, ऐसे 6%, इस तरह से स्मॉलर पोर्शन में गवर्नमेंट अपना स्टेक जो है वो डाइल्यूट करेगी। और दीपम मे इनिशिएट द सेकेंड राउंड ऑफ स्टेक सेल एक्सरसाइज बाय नेक्स्ट फिस्कल ईयर आफ्टर इलेक्शन। और इस बार ऐसा कहा जा रहा है गवर्नमेंट केवल 2% स्टेक सेलिंग करेगी। तो छोटे छोटे पार्ट्स में गवर्नमेंट स्टेक सेलिंग करेगी और 25% तक पहुंचने के लिए अभी लंबा टाइम है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया पुशेस फॉर क्रिप्टो, MDB डील्स एट G20 मीट। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो सिंथेसिस पेपर पब्लिश किया गया फिस्कल स्टेबिलिटी बोर्ड और IMF का, उसके बाद से ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं दे आर ऑन बोर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ different regulatory framework on cryptocurrency. Apart from it, they are also agreeing for implementation of $200 billion capital adequacy framework as a part of multilateral development banks. So multilateral development banks reform के लिए approximately $200 billion का जो capital एडिक्वेसी फ्रेमवर्क है उसके लिए भी एग्रीमेंट बन रहा है। यानी जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनके रिफॉर्म्स को लेकर के भी टॉप डिलीवरेबल कंट्रीज के बीच में कंसेंसस बन सकती है। तो क्रिप्टो के अलावा MDB डील भी हमें G20 पर देखने को मिल सकती है। इंडिया इन दोनों ही इश्यूज को पुश कर रहा है। और ये अगर हम देखें मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक किस लिए है, डेट क्राइसिस से हमने डिस्कस किया कि डेट क्राइसिस जो स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज जो डेट क्राइसिस फेस कर रहे हैं उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए मल्टीलेटरल $200 बिलियन कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क का ये MDB डेवलप करने की बात करी जा रही है। लेट अस सी कि गवर्नमेंट को कितनी सक्सेस मिलती है इसमें। आप देख लेते हैं नेक्स्ट है फिनटेक नीड्स टू सेट अप सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। RBI गवर्नर, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर मिस्टर शक्तिकांता दास ने वेडनेसडे को फिनटेक कंपनीज को बोला है कि वो खुद सेल्फ रेगुलेशन करें, वो एक इफेक्टिव सेल्फ रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बनाएं जिससे कि कंपनीज स्पेशली जो फिनटेक कंपनी, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी जो ऑपरेट कर रही हैं वो खुद अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करें। एज ऑफ नाउ RBI हैज़ नॉट कम अप विद मोर कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर फिनटेक, क्योंकि जिस तरीके से फिनटेक का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है इंडियन मार्केट में,
इनका रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है और आरबीआई फिलहाल के लिए भी कोई बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन लेकर के नहीं आ पाया है, ऐसे कोई कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर के नहीं आ पाया है। इसीलिए जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनका ये कहना है कि जो कंपनीज हैं, जो फिनटेक कंपनी है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, दे शुड क्रिएट देयर ओन इफेक्टिव सेल्फ रेगुलेटरी स्ट्रक्चर। अगर हम इंडियन फिनटेक इंडस्ट्री की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली $200 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करेगी। इतनी एग्रेसिवली ये फिनटेक कंपनीज इंडियन मार्केट में पेनिट्रेट करेंगे। 2030 तक इनका जो रेवेन्यू होगा कलेक्टिवली अप्रॉक्सीमेटली $200 बिलियन होगा। और इसीलिए जो फिनटेक कंपनीज हैं उनको खुद बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए, इवॉल्व करना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्रिवेसी, डेटा नॉर्म को लेकर के उन्हें खुद अपने स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए। दे शुड नॉट बी मिस सेलिंग द डेटा, दे शुड नॉट प्रमोट एनी अनएथिकल प्रैक्टिसेस, माल प्रैक्टिसेस इनटू दिस सेक्टर। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। E2W मेकर्स गन फॉर डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर टू बायर। तो जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स मेकर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम ऑफ द टू व्हीलर्स इसमें से अगर हम ईवी सेगमेंट को देखें तो सबसे ज़्यादा अभी फिलहाल हमें टू व्हीलर सेगमेंट में डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। जितने भी जो E2 व्हीलर कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे आर एक्चुअली प्लानिंग टू रिक्वेस्ट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सब्सिडी टू कंज्यूमर थ्रू DBT। मतलब हमें आप सब्सिडी नहीं आते हैं, हम अपने मार्केट प्राइस पर हम व्हीकल को बेचेंगे। जो भी आपको सब्सिडी देनी है वो आप कंज्यूमर को डायरेक्टली प्रोवाइड करिए अंडर फेम 3 स्कीम। क्योंकि फेम 2 में जिस तरीके से लूप होल्स देखने को मिले हैं सब्सिडी से रिलेटेड, और उसके बाद गवर्नमेंट ने डायरेक्ट भी किया था ईवी कंपनीज को कि आप रिम्बर्स करिए पैसा कंज्यूमर्स को, तो उसको लेकर के इस बार जो ऑटोमोबाइल मेकर्स हैं, स्पेशली जो टू व्हीलर सेगमेंट के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से बोला है कि आप सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, DBT के थ्रू डायरेक्ट कंज्यूमर को सब्सिडीज जो हैं वो प्रोवाइड करिए अंडर फेम 3 स्कीम। हालांकि खाली अभी सजेशन है, लेट अस सी कि गवर्नमेंट इस सजेशन को अप्रूव करता है कि नहीं। तो दिस इज द सोल्यूशन दैट E2 व्हीलर फर्म्स आर ऑफरिंग। अब क्यों ऐसा कर रही हैं, ये क्यों बोल रहे हैं? एक तो बहुत ज़्यादा लूपहोल्स देखने को मिलते हैं सब्सिडी डिसबर्समेंट में, ऊपर से इन कंपनीज का कहना है कि जिस टाइम फ्रेम में गवर्नमेंट की सब्सिडी आती है बहुत डिले होता है, क्योंकि जनरली बहुत इंटेंसिव कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है हमें, और अगर हम इस इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं मगर जो सब्सिडी गवर्नमेंट की डिस्पर्स होती है वो बहुत डीले होती है, तो इससे हमारा जो प्रोडक्शन है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो चोक हो जाती है। और अगर आप डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर करें कंज्यूमर को, दिस विल लीड टू सेल falling initially, but it will better than the delay in disbursement or reimbursement process. तो लेट अस सी गवर्नमेंट के बीच में और ई व्हीलर्स के बीच में, टू ई व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स के बीच में इस पर्टिकुलर सब्सिडी को लेकर के कितना कंसेंसस बनता है, बिकॉज गवर्नमेंट फिलहाल अभी के लिए फेम 3 पर काम कर रही है, उसका रोड मैप तैयार कर रही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, वर्किंग टुवर्ड्स 100% कैशलेस सेटलमेंट IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IRDAI बोलते हैं, उसने वेडनेसडे को बोला है कि हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में फिलहाल के लिए वो जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है वो उनको ये इंश्योर कर रहे हैं, उनको ये बोल रहे हैं कि आप 100% कैशलेस सेटलमेंट करिए मेडिकल एक्सपेंसेस का। हालांकि अगर हम देखें तो भी बहुत सारे कैशलेस जो कार्ड्स हैं वो पेनिट्रेट कर चुके हैं मार्केट में, बहुत सारे हेल्थ प्रोवाइडर्स जो हैं वो कैशलेस कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एक्चुअली में अगर हम देखें तो वो कैशलेस नहीं होते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं किसी ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशली इमरजेंसी के केसेस में, तो कार्ड को लेने के बाद जो हेल्थ प्रोवाइडर्स होते हैं, हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि पहले वो कार्ड अप्रूव कराएंगे, उसके बीच में आप फंड सबमिट कर दीजिए, जब कार्ड अप्रूव हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, तो जो रिमेनिंग है वो काट करके आपका वापस कर दिया जाएगा। तो एक्चुअल में ये माल प्रैक्टिसेस जो हैं वो होती हैं हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर के बीच में, जिससे कि इवेंचुअली कंज्यूमर इंपैक्ट कर रहा है। एंड दैट इज वाई इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आर वर्किंग ऑन दिस 100% कैशलेस सेटलमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। हालांकि अभी ये एक केवल ड्राफ्ट स्टेज में है, कितना इंप्लीमेंट होता है, कितना सक्सेसफुल होता है, ये आगे देखने की बात है। करंटली इंश्योरेंस डिडक्ट 10% और मोर फ्रॉम द टोटल बिलिंग इन द नेम ऑफ कंज्यूमेबल्स एंड अदर हेड्स। लेट अस सी कि ये कितना सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, सेंटर टाइटन PMLA रूल्स ऑन प्रमोटर्स स्टेक। कल की न्यूज़ में हमने कवर भी किया था कि जो फॉरेन ओन कंट्रोल कंपनीज हैं जिनकी सब्सिडी इंडिया में है, उनके प्रमोटर्स पर कई सारे एलिगेशन लगे हैं कि वो जो फॉरेन एक्सचेंज
रूल है उसका वायलेशन कर रहे हैं। उसी को लेकर के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है फिलहाल के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स, जो PMLA के तहत जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स हैं उनको टाइटन करने जा रही है बाय ब्रिंगिंग इन पैटर्न होल्डिंग 10% स्टेक इन फर्म्स एज अगेंस्ट 50% अर्लियर। तो अभी 15% का जो थ्रेशोल्ड है, जो लिमिट है, उसको रिड्यूस करके 10% करने जा रही है। इट मीन्स 10% होल्डिंग फॉर प्रमोटर्स ओनली अंडर द डेफिनेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप। और इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल 2005 को अमेंड कर सकती है मिनिस्ट्री, जिससे कि कई सारे जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर प्रमोटर्स मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो इन सारे केसेस को थोड़ा सा कम किया जा सके। सो लेट अस सी कि ये कब तक रूल इंप्लीमेंट होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट ओकेस VGF of 3.7K crore to boost battery storage, that we have already covered in May. And that is all for today, students. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.